हमारे पास IoT का जो कि हमारा ओ लेवल का कोर पेपर है, उसमें हमारे पास सेट 3 है जिसमें हम कवर करेंगे आज 101 से लेके 150 क्वेश्चंस, यानी टोटल 50 क्वेश्चंस आज हम कवर कर रहे होंगे सेट 3 में इंटरनेट ऑफ थिंग्स के, जिसमें हम बीच बीच में कुछ क्रूशियल टॉपिक्स पे चर्चा भी कर रहे होंगे, लेटेस्ट पे बात कर रहे होंगे और भी आने वाली चीज़ों के बारे में बात कर रहे होंगे। तो इसी श्रेणी में हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है, विच प्रोटोकॉल इज कॉमनली यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन IoT डिवाइसेस एंड क्लाउड प्लेटफॉर्म्स। सबसे पहला है HTTP, दूसरा है FTP, दूसरा है MQTT, तीसरा है SMT। तो इसका जो सही आंसर है वो है MQTT। अब MQTT के बारे में आपको मैं कुछ एडिशनल चीज़ें बता देता हूँ। देखो, MQTT का फुल फॉर्म होता है मैसेज क्यूइंग टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट। MQTT एक एसिंक्रोनस प्रोटोकॉल है। अभी सिंक्रोनस प्रोटोकॉल क्या होता है, एसिंक्रोनस प्रोटोकॉल क्या होता है? देखिए, एसिंक्रोनस प्रोटोकॉल्स ऐसे प्रोटोकॉल्स होते हैं जो लाइव रीलोडिंग को सपोर्ट नहीं करते। लाइव रीलोडिंग समझते हो? आप एक वेबसाइट पे जाते हो, जब तक आप उस वेबसाइट को रीलोड नहीं करते तब तक उस वेबसाइट का कंटेंट रिफ्रेश नहीं होता। इसको क्या कहा जाता है? इसको लाइव रीलोडिंग कहा जाता है। जबकि एसिंक्रोनस वेबसाइट्स ऐसी होती हैं कि अगर बैकएंड से थोड़ी सी भी चीज़ों को चेंज किया गया तो वो तुरंत उसको क्या करेंगी, वहां पे शो करेंगे। एसिंक्रोनस में क्या होता है कि आपको वेट नहीं करना पड़ता। जैसे आप व्हाट्सएप पे देखते हो ना कि कोई ऑनलाइन आ रहा है, कोई ऑफलाइन जा रहा है, क्या आपको वेट करना पड़ता है देखने के लिए? नहीं, वो इंस्टेंट दिखा रहा होता है। हाँ, इसका मतलब वो एसिंक्रोनस मोड में काम कर रहा है। जबकि सिंक्रोनस मोड में क्या होता है कि आपको बार बार रिफ्रेश करते रहना पड़ता है। क्या आप व्हाट्सएप पे बार बार रिफ्रेश करते हो? नहीं करते। तो MQTT हमारे एसिंक्रोनस प्रोटोकॉल है जो कि व्हाट्सएप में भी यूज होता है। इसी का एक और नाम है जिसको कहा जाता है RTC। क्या कहा जाता है? RTC। और RTC का फुल फॉर्म होता है रियल टाइम कनेक्शन। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ह्यूमिडिटी सेंसर। ह्यूमिडिटी सेंसर, ह्यूमिडिटी का अर्थ होता है आर्द्रता। एक सेंसर क्या करता है भाई? ऑब्वियसली अगर वो आर्द्रता से रिलेटेड है तो वो मॉइस्चर से रिलेटेड काम करेगा, और इसमें जो मॉइस्चर वाला ऑप्शन है वो ऑप्शन बी, यानी इसमें ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 103, which transmission medium is commonly used for underwater communication in IoT application। देखिए, कौन सा ट्रांसमिशन मीडियम है। अब देखिए, यहाँ पे ट्रांसमिशन मीडियम की बात करी जा रही है। देखिए, एक होता है ट्रांसमिशन मोड, एक होता है ट्रांसमिशन मीडियम। मोड का मतलब होता है कि किस तरीके से जा रहा है, जिसको आप डेटा फ्लो कहते हो। सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और डुप्लेक्स ट्रांसमिशन मोड 3 हो गए। लेकिन ट्रांसमिशन मीडियम जो होते हैं वो 2 होते हैं, गाइडेड और अनगाइडेड। तो हमको ट्रांसमिशन मीडियम बताना है जिसमें हमारे IoT एप्लीकेशंस का कम्युनिकेशन होता है। तो IoT एप्लीकेशंस का जो कम्युनिकेशन होता है अंडर वाटर, वो होता है फाइबर ऑप्टिक केबल से। एक और बात, फन फैक्ट आपको बताता हूँ इसी में। अगर आपको ये लगता है कि आपके आसपास जो भी नेटवर्क सिस्टम काम कर रहे हैं वो वायरलेस है, आपका फोन हो जाए, आपके कंप्यूटर में आ रहा वाईफाई हो, तो कुछ वायरलेस नहीं है, पूरी दुनिया वायर्ड चल रही है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि भारत और पाकिस्तान सेम अंडरलाइन सी केबल को शेयर करते हैं जिससे उनका इंटरनेट चलता है। ये पूरी दुनिया इंटरनेट पे अगर चल रही है ना, तो सी के अंदर यानी समुद्र के अंदर उसने फाइबर ऑप्टिक केबल्स को बिछा रखा है, तभी वो पॉसिबल है, अदरवाइज वो प्रैक्टिकली पॉसिबल है ही नहीं। तो इसका आंसर क्या सही होगा? फाइबर ऑप्टिक केबल होगा। क्वेश्चन 104, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ अ फीडबैक सिस्टम। क्या आपको फीडबैक सिस्टम के बारे में पता है? क्या होता है फीडबैक सिस्टम? देखिए, फीडबैक सिस्टम के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। एक जो फीडबैक सिस्टम होता है वो कनेक्टेड है हमारे कंट्रोल सिस्टम से। हमारा जो कंट्रोल सिस्टम होता है, कंट्रोल सिस्टम का काम ये होता है कि वो पूरे के पूरे डेटा जनरेशन से लेकर डेटा आउटपुट तक की चीज़ों को कंट्रोल करके रखे। यही होता है हमारा कंट्रोल सिस्टम। लेकिन जब हमने एम्बेडेड सिस्टम्स को बनाना शुरू किया तब हमें पता चला कि अरे भाई, एक गड़बड़ हो रही है। हमको जो डिजायर्ड आउटपुट चाहिए वो डिजायर्ड आउटपुट नहीं मिल रहा है। सपोज करो हमने एक प्रोसेसर या एक IoT सिस्टम को लगाया था जिसका काम था 100% वर्क देना, लेकिन वो सिर्फ 75% वर्क दे पा रहा है।
इस केस में, इस कंडीशन में क्या होगा कि आपका जो ये पूरा का पूरा वर्क प्रोसेस है वो गड़बड़ हो जाएगा। तो हमने बनाया कंट्रोल सिस्टम ताकि वो डेटा को कंट्रोल करके रखे, नियंत्रण करके रखे। अब इसी श्रेणी में इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है क्लोज लूप, एक होता है ओपन लूप। क्लोज लूप का मतलब होता है कि डेटा इनपुट होगा, प्रोसेस होगा और आउटपुट हो जाएगा, इस पर कोई नियंत्रण नहीं रहेगा, ना ही कोई चेक किया जाएगा कि भैया जो डेटा इनपुट किया गया था और जो आउटपुट आ रहा है क्या वो सही है कि नहीं, कोई चेक नहीं किया जाएगा। ऑन दी अदर हैंड अगर हमारा क्लोज लूप होता है तो उसमें डेटा इनपुट होगा, डेटा प्रोसेस होगा, डेटा आउटपुट आने से पहले एक फीडबैक सिग्नल जनरेट कर दिया जाएगा। वो फीडबैक सिग्नल चेक करेगा कि जो डेटा इनपुट किया गया था और जो आउटपुट आया है क्या दोनों सही हैं, क्या हमको यही इतना आउटपुट चाहिए था। अगर आउटपुट गलत हुआ तो फीडबैक सिग्नल क्या करेगा, उस जनरेटेड आउटपुट को फिर से भेज देगा एक नए इनपुट के लिए। यही होता है हमारा क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम और यही काम होता है हमारे फीडबैक सिग्नल का। तो देखो ऑप्शन बी को ध्यान से पढ़ो, टू मॉनिटर द आउटपुट ऑफ अ सिस्टम एंड एडजस्ट इट अकॉर्डिंगली। और अभी अभी मैंने आपको यही तो समझाया कि क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम यही तो करता है, तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन 105, विच प्रोटोकॉल इज कॉमनली यूज्ड फॉर कंट्रोलिंग स्मार्ट होम डिवाइसेस। देखो यूज तो MQTT भी किया जाता है, वेब सॉकेट भी किया जाता है, बट वेब सॉकेट एक प्रोटोकॉल नहीं है, वेब सॉकेट एक API है। जेड वेब क्या है, एक कम्युनिकेशन सिस्टम है जो कि वेब्स पे डिफाइंड है। MQTT क्या है, एसिंक्रोनस क्या है, एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है, जबकि HTTP क्या है, सिंक्रोनस कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है। पर समझने वाली बात ये है कि क्वेश्चन में पूछ रहा है कॉमनली यूज्ड। कॉमनली मतलब जो बहुत सामान्य स्तर पर यूज किया वह कॉमन है, तो उसमें HTTP कॉमन है। MQTT, वेब सॉकेट, जेड वेब हर जगह नहीं यूज किया जाता, जबकि HTTP कॉमनली यूज होता है, इसलिए इसमें सही होगा HTTP। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर का फंक्शन क्या होता है भाई, तो पोटेंशियोमीटर का लेना देना रेजिस्टेंस से होता है। जो आपका रेजिस्टेंस होता है, प्रतिरोध, उससे रिलेटेड होता है हमारा पोटेंशियोमीटर, जो कि वोल्टेज को क्या करता है, रेजिस्ट करता है, ध्यान में रखता है कि भैया वोल्टेज को सिर्फ इतना ही जाने दे। रेजिस्टेंस का काम क्या होता है, अगर आप हाई वोल्टेज दे रहे हो तो उसको अंडर वोल्ट कर दें, ये तो करता है रेजिस्टेंस। क्वेश्चन नंबर 107, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ अ प्रॉक्सिमिटी सेंसर। अगर आपने मोबाइल यूज किया हो, ऑब्वियसली सब यूज करते हैं, तो मोबाइल पे आपने फोन कॉल भी किया होगा, और अगर आपने मोबाइल पे फोन कॉल किया हो तो आपने नोटिस किया होगा कि जैसे ही आपकी फोन कॉल चलती रहती है, जब आपकी फोन कॉल चलती रहती है, जब आप फोन को सामने ले आते हो तो आपकी स्क्रीन ऑन हो जाती है, लेकिन जैसे ही आप चलती हुई कॉल में आप फोन को फिर से कान के करीब ले जाते हो, आपकी स्क्रीन ऑफ हो जाती है। इसी को प्रॉक्सिमिटी सेंसर कहते हैं। ये जो काम हो रहा होता है, आपके कैमरे के बगल लगा हुआ छोटा सा सेंसर कर रहा होता है, जिसको प्रॉक्सिमिटी सेंसर कहते हैं, और इसका काम होता है टू डिटेक्ट द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ नियर बाई ऑब्जेक्ट। इसमें ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 108, विच कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल इज कॉमनली यूज्ड फॉर होम ऑटोमेशन सिस्टम। तो इसमें कौन सा प्रोटोकॉल, फिर अगेन इसमें कॉमनली पूछ रहा है, ध्यान रखिएगा इस बात को। ऑटोमेशन भी पूछ रहा है, आपने कॉमनली पे तो ध्यान दे दिया, लेकिन इस बार आप चूक गए कि यहाँ पे ऑटोमेशन जुड़ा हुआ है। जब हम ऑटोमेशन की बात करते हैं तब हम उसमें ऐसे रिक्वेस्ट रिस्पांस जनरेट करना चाहते हैं जो पूरी तरह आत्मनिर्भर हो, सेल्फ कैपेसिटिव, उनकी खुद की ये क्षमता हो, है ना। जिग्बी वो है। अगर आगे बढ़े 109 पे, which type of actuator is commonly used for rotational motion control in IoT devices। तो ऐसा कौन सा एक्चुएटर है जो रोटेशनल मोशन कंट्रोल को करता है। रोटेटरी एक्चुएटर्स होते हैं, मोटर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक्चुएटर एक टाइप है। हमको एक्चुएटर बताना है, एक्चुएटर का टाइप नहीं बताना, ठीक है। what is the primary function of a temperature sensor।
तो टेम्परेचर सेंसर का क्या होता है, टू मेजर force exerted on a surface per unit area, to measure the temperature of its surrounding, to detect the presence or absence of nearby object, and last है the process of encrypting data for security. ठीक है, इसका बी वाला ऑप्शन सही होगा, इसका बी वाला ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 111, which protocol is commonly used for secure communication between IoT devices? तो ऐसा कौन सा प्रोटोकॉल है जो कि सिक्योर कम्युनिकेशन करता है? तो ऑब्वियसली अगर सिक्योरिटी की बात आएगी तो वो हमारा HTTPS होगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर्ड। फिर व्हाट आर द प्राइमरी कंपोनेंट्स ऑफ IoT सिस्टम? कौन से प्राइमरी कंपोनेंट्स है IoT सिस्टम के? सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, सेंसर एंड एक्चुएटर्स, डिवाइसेस एंड कनेक्टिविटी, ऑल ऑफ द अबव। ऑब्वियसली ये चारों में, मतलब ये तीनों में। डिवाइस और कनेक्टिविटी यानी नेटवर्क ही नहीं होगा, डेटा कैसे ट्रांसमिट होगा? सेंसर नहीं होगा, एक्चुएटर नहीं होगा, तो फिजिकल फॉर्म में डेटा को कैसे स्टोर करेंगे हम? सॉफ्टवेयर हार्डवेयर नहीं होगा तो प्रोसेसिंग नहीं पॉसिबल है ना? फिर क्वेश्चन नंबर 113, which component of IoT is responsible for processing and analyzing data? कौन सी वो कंपोनेंट है जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है डेटा को प्रोसेस करने की? तो वो होते हैं हमारे क्लाउड प्लेटफॉर्म्स, क्योंकि आपको क्लाउड कंप्यूटिंग सुना होगा आपने IoT में, आपने अक्सर सुना होगा कि IoT की जो एप्लीकेशंस होती है वो क्लाउड कंप्यूटिंग करती हैं। देखिए, जब भी आप क्लाउड सुनिए ना इंटरनेट के टर्म में या किसी टेक्नोलॉजी के टर्म में, तो आप घबराइए नहीं। क्लाउड का मतलब इंटरनेट होता है। क्लाउड, वेब और इंटरनेट तीनों सेम ही टेक्नोलॉजी है, बस जब आप किसी वेबसाइट का नाम लेते हो तब उस केस में इंटरनेट का नाम बदल के वेब हो जाता है। जब आप कंप्यूटिंग की बात करते हो तो उस सेंस में इंटरनेट का नाम बदल के क्लाउड पड़ जाता है। ये इतना डिफरेंट नहीं समझे? एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बताता हूँ। आप सबके पास एक जीमेल अकाउंट होगा। जीमेल अकाउंट आपने एसोसिएट किया होगा एक गूगल ड्राइव से, जिसमें आपको 15 GB का स्टोरेज मिला होगा। क्या वो 15 GB की जो हार्ड डिस्क या जो भी आप चिप मेमोरी जो भी कहना चाहो, क्या वो आपको दिखती है आपके फोन में? नहीं दिखती। गूगल के सर्वर्स पे है ना कहीं पे, लेकिन आप उसको इंटरनेट के थ्रू अपने फोन में एक्सेस कर पा रहे हो। दैट मीन्स वो क्या है? एक क्लाउड कंप्यूटिंग ही तो है। यही यहां भी है। क्वेश्चन नंबर 114, in IoT which API is used for real time communication between devices and servers? तो वो MQTT है, लेकिन हमें API बताना है। तो हमारे पास दो APIs होती हैं, हमारे पास दो APIs होती हैं, एक होता है वेब सॉकेट और एक होता है रेस्टफुल। तो हमारी जो रेस्ट API होती है उसका काम होता है रियल टाइम में कम्युनिकेट करना। अच्छा, रेस्ट और जो वेब सॉकेट होती है ना, ये पूरा प्रोटोकॉल से रिलेटेड होता है। प्रोटोकॉल से रिलेटेड कैसे होता है भाई? देखो, एक होता है स्टेटलेस प्रोटोकॉल, एक होता है स्टेटफुल प्रोटोकॉल। स्टेटलेस प्रोटोकॉल वो प्रोटोकॉल होता है जिसमें हमको सिंक करने की, सेशन क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, हमारे जो ये प्रोटोकॉल होते हैं स्टेटलेस वाले, उसमें हमको सेशन क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, जबकि जो हमारे दूसरे प्रोटोकॉल होते हैं उसमें हमको सेशन क्रिएट करना पड़ता है। ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी एडवांटेज ऑफ द पब्लिश सब्सक्राइब कम्युनिकेशन मॉडल? तो पब्लिश सब्सक्राइब कम्युनिकेशन मॉडल अगर आपने पढ़ा हो तो उसमें क्या क्या होता है? ऑब्वियसली 4 कम्युनिकेशन मॉडल होते हैं, पुश पुल मॉडल, रिक्वेस्ट रिस्पांस मॉडल, पब्लिश सब्सक्राइब मॉडल और एक्सक्लूसिव पेयर मॉडल। ठीक है? जो आपका रिक्वेस्ट रिस्पांस मॉडल होता है, रिक्वेस्ट रिस्पांस मॉडल काम करता है क्लाइंट सर्वर नेटवर्क आर्किटेक्चर पे, जिसमें क्लाइंट जो होगा वो रिक्वेस्ट करेगा, सर्वर क्या करेगा, वो रिस्पांस जनरेट करके देगा। इस मॉडल पे आपका रिक्वेस्ट रिस्पांस चलेगा। पुश पुल में क्या होगा कि आपका जो डेटा होगा वो इधर से पुश किया जाएगा, उधर जो आपका क्लाइंट होगा डेटा को पुल कर लेगा अपनी जरूरत के हिसाब से। पब्लिश सब्सक्राइब में क्या होगा? पब्लिशर एक होगा, सब्सक्राइबर ढेर सारे होंगे। एक सब्सक्राइबर एक सर्विस को सब्सक्राइब करेगा, बीच में ब्रोकर बैठा होगा डेटा को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। और एक्सक्लूसिव पेयर मॉडल में क्या होता है
कि एक सेशन क्रिएट होता है, वो एक्सक्लूसिवली पेयर किया जाता है उस सेशन को, और तब कम्युनिकेशन आगे बढ़ता है। फॉर एग्जांपल आपकी वीडियो कॉल्स, सेशन जनरेट होता है कि नहीं, तभी तो आप वीडियो कॉल रियल टाइम में कर पाते हो। सोचो अगर वो सेशन ना क्रिएट तो आप वीडियो कॉल कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। अगला क्वेश्चन, इन Arduino IDE a प्रोग्राम इज कॉल्ड, एक Arduino IDE में प्रोग्राम को क्या कहा जाता है? तो प्रोग्राम का नाम होता है स्केच। क्या नाम होता है? स्केच कहा जाता है। अगला क्वेश्चन 117, व्हाट इज द फाइल एक्सटेंशन यूज्ड फॉर Arduino स्केचेस? तो .ino यूज करी जाती है। क्या यूज करी जाती है? ino यूज करी जाती है, ध्यान रखिएगा इसका। Which of the following is a major concern in IoT security? Which of the following is a major concern in IoT security? Device authentication. IoT में सबसे बड़ी समस्या ये है कि डिवाइस को ऑथेंटिकेट कैसे करें, क्योंकि अगर डिवाइस ही ऑथेंटिकेटेड नहीं है तो कैसे, अरे भाई समझो आपके पास एक डिवाइस है, आपने कहा कि सर मेरे पास ये सेंसर है, मैं आपके क्लाउड में डाटा भेजना चाहता हूँ, पर वो डिवाइस ही ऑथेंटिकेटेड नहीं है, कैसे भेज दोगे? रिजेक्ट हो जाएगा कि नहीं? अगला क्वेश्चन, द प्रिंट ऑन डिस्प्ले एग्जाम्पल प्रोग्राम टिपिकली इन्वॉल्व्स यूजिंग, जो हमारा प्रिंट डिस्प्ले होता है जिसमें हम डिस्प्ले पे प्रिंट करते हैं, उसमें हमको किस कंपोनेंट की जरूरत पड़ती है? ऑब्वियसली एलसीडी की जरूरत पड़ती है। और एलसीडी का फुल फॉर्म लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। अगला क्वेश्चन 120, विच कम्युनिकेशन मॉडल इज कॉमनली यूज्ड फॉर IoT? ऐसा कौन सा कम्युनिकेशन मॉडल है? अभी 4 मॉडल मैंने बताए, 2 इसमें लिखे हुए, 2 नहीं लिखे हुए। पीयर टू पीयर कम्युनिकेशन मॉडल नहीं है, वो नेटवर्क आर्किटेक्चर है। आप समझो, नेटवर्क आर्किटेक्चर एक अलग चीज होती है, कम्युनिकेशन मॉडल एक अलग चीज होता है। मॉडल की हिंदी होती है प्रारूप। प्रारूप का अर्थ ये होता है, एक होता है रूप, रूप का मतलब होता है कोई चीज कैसे बनी हुई है, प्रारूप पहले से बनी हुई है और आपको नई चीज उसी के आधार पर बनानी है, इसीलिए उसका नाम क्या है? प्रारूप। तो ये कम्युनिकेशन मॉडल है, मतलब जब 2 डिवाइसेस के बीच में कम्युनिकेशन होगा तो किस तरह से कम्युनिकेशन होगा, ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो कंफ्यूज मत होइएगा कि नेटवर्क आर्किटेक्चर क्या है और कम्युनिकेशन मॉडल क्या है। नेटवर्क आर्किटेक्चर सिर्फ 2 होते हैं, वैसे 2 से ज्यादा होते हैं, पर आपके सिलेबस में 2 है। और 2 कौन से हैं? एक नेटवर्क आर्किटेक्चर होता है क्लाइंट सर्वर, दूसरा होता है पीयर टू पीयर। पीयर टू पीयर नेटवर्क आर्किटेक्चर और क्लाइंट सर्वर नेटवर्क आर्किटेक्चर, 2 नेटवर्क आर्किटेक्चर होते हैं आपके सिलेबस में हैं, होते तो और भी कई सारे हैं। तो 120 का जो आंसर होगा वो हमारा होगा पब्लिश सब्सक्राइब मॉडल। ये सबसे ज्यादा यूज किया जाता है IoT में, पब्लिश सब्सक्राइब। पब्लिशर एक होगा, सब्सक्राइबर ढेर सारे होंगे, और क्या होगा? अगला क्वेश्चन है हमारा 121, इन विच लेयर ऑफ द OSI मॉडल डज राउटिंग अकर? वो कौन सी लेयर है OSI मॉडल की जिसमें क्या होता है? राउटिंग होती है। तो ऑब्वियसली वो हमारी ट्रांसपोर्ट, वैसे तो ट्रांसपोर्ट लेयर में होती है, लेकिन ट्रांसपोर्ट लेयर में 3 चीजें और होती हैं, डेटा सेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन का मतलब होता है कि डेटा को पैकेट्स में तोड़ा जाता है, और फ्रेगमेंटेशन का मतलब पैकेट को पैक किया जाता है। अच्छा, एक और चीज होती है इसी कम्युनिकेशन में, ATM। ATM का फुल फॉर्म होता है एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन मोड। तो इसमें डेटा पैकेट्स में नहीं टूटता, इसमें डेटा सेल्स में टूट जाता है। जहां अभी तक आपके पास एक पैकेट जनरेट हो रहा था, अब आपके पास जनरेट होगा एक सेल, और फिर इस सेल से डेटा ट्रांसफर होगा, ठीक है ना? तो ट्रांसमिशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर पे इस ये सब चीजें भी हो रही होती हैं, इसीलिए इसका आंसर यहाँ पे नेटवर्क लेयर किया हुआ। समझ में आया? अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पस ऑफ अ कंट्रोल सिस्टम? अभी हमने कंट्रोल सिस्टम पे बात करी, कंट्रोल सिस्टम का काम क्या होता है? देखो, सबसे पहले टू मेजर फिजिकल क्वांटिटीज, दूसरा है टू प्रोसेस डाटा, तीसरा है टू मैनिपुलेट वेरिएबल टू अचीव डिजायर्ड आउटकम्स। इसीलिए तो हम लगाते हैं, यानी इसमें सही कौन सा होगा? तीसरा। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 आई मीन 123, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर ADC। भाई इसके नाम में डिस्कशन करना ही नहीं है। ADC एनालॉग टू डिजिटल, DAC डिजिटल टू
क्वेश्चन नंबर 124, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द आर्डिनो बोर्ड? आर्डिनो बोर्ड का मेन फंक्शन क्या होता है? डेटा प्रोसेसिंग, नेटवर्किंग, सेंसिंग एंड कंट्रोल, ग्राफिक रेंडरिंग। ग्राफिक रेंडरिंग तो वो करेगा नहीं क्योंकि वो एक माइक्रो कंट्रोलर है। नेटवर्किंग भी नहीं करेगा, सेंसिंग कोई सेंसर तो है नहीं, तो बचा क्या? बचा क्या? डेटा प्रोसेसिंग। आप ध्यान से फिर से सोचो, यही आपके साथ वहां हो रहा होगा जैसे मैं अभी आपको कंफ्यूज कर रहा हूँ। देखो, आर्डिनो में हम सेंसर डायरेक्टली लगाते हैं और आर्डिनो ही सारे के सारे सेंसर्स को कंट्रोल कर रहा होता है। अगर वो खुद ही कंट्रोल नहीं करेगा तो प्रोसेस कहाँ से हो जाएगा? यानी मेन यूनिट हमारा आर्डिनो होता है। समझने वाली बात इसमें ये थी। अगला क्वेश्चन है, विच सिक्योरिटी कंसर्न इज स्पेसिफिक टू IoT डिवाइसेस? वो कौन सा सिक्योरिटी कंसर्न है जो कि IoT डिवाइसेस के लिए होता है? तो इसमें बॉटनेट होता है। बहुत सारे बच्चे इसमें ऑल ऑफ द एबव मारते हैं। नहीं पॉसिबल। क्यों नहीं पॉसिबल? फिशिंग तब होती है जब कोई यूजर इन्वॉल्व हो। मैलवेयर तब पॉसिबल होता है जब कोई ऑपरेटिंग सिस्टम हो। मैलवेयर बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ नहीं कर सकता। फिशिंग बिना यूजर के कुछ नहीं कर सकती, लेकिन बॉटनेट सब कुछ कर सकता है। वो डीडॉस कर देता है, बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस। What is the primary concern regarding privacy in IoT? What is the primary concern regarding privacy in IoT? तो IoT का जो सबसे बड़ा कंसर्न है वो यही है कि अनऑथराइज्ड एक्सेस टू पर्सनल डेटा। आप इमेजिन करो किसी भी घर में स्मार्ट CCTV लगा है, अब चोर को क्या किसी पूछने की जरूरत है कि ये व्यक्ति घर में रहता है, नहीं रहता, कब घर से बाहर जाता है, कब घर में वापस आता है? कैसे? वो सीधे से CCTV हैक करेगा, उसके बाद फिर पूरा रिकॉर्ड ही आ जाएगा, ये व्यक्ति फलाने बजे यहाँ जाता है, इस बजे ये करता है, इतने टाइम। तो अनऑथराइज्ड एक्सेस ना हो। हाँ, क्वेश्चन नंबर 127 देखते हैं। Which type of memory is used for storing program instructions in microcontrollers? EEPROM का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। लेकिन माइक्रो कंट्रोलर के अंदर मेमोरी कितने टाइप की होती है? कौन कौन सी? नहीं ना, माइक्रो कंट्रोलर के अंदर रैम रोम नहीं होते। माइक्रो कंट्रोलर्स के अंदर डेटा मेमोरी और प्रोग्राम मेमोरी होती है। माइक्रो कंट्रोलर का जी नहीं, एक मिनट, माइक्रो कंट्रोलर का कॉन्सेप्ट ही अलग है। आप जिस कॉन्सेप्ट से पढ़ रहे हो, इस क्वेश्चन को देख रहे हो, वो माइक्रो प्रोसेसर है। मेरी बात को गहराई से समझो। माइक्रो प्रोसेसर के अंदर कैशिंग होती है, कैश डेटा बनता है, L1 कैश, L2 कैश, L3 कैश, DDR होता है माइक्रो प्रोसेसर के अंदर। माइक्रो कंट्रोल के अंदर सिर्फ दो तरह की मेमोरी होती है, एक डेटा मेमोरी, एक प्रोग्राम मेमोरी। एक का काम होगा इनिशिएट करना और दूसरे का काम होगा इंस्ट्रक्शन को उठाना। अब किसका काम होगा इंस्ट्रक्शन को उठाना? इंस्ट्रक्शन हम देते हैं प्रोग्रामिंग के थ्रू, तो प्रोग्राम मेमोरी क्या करेगी? इंस्ट्रक्शन को देगी। डेटा मेमोरी क्या करेगी? इनिशियलाइज करेगी। माइक्रो कंट्रोलर एक बार में एक टास्क को कर सकता है। आपने माइक्रो कंट्रोलर वर्सेस माइक्रो प्रोसेसर पढ़ा होगा, पढ़ा है ना? माइक्रो कंट्रोलर की विशेषता ये कि वो एक बार में एक टास्क करता है, लेकिन माइक्रो प्रोसेसर एक बार में कई सारे टास्क करता है। इसीलिए माइक्रो कंट्रोलर में रैम नहीं होती। क्यों नहीं होती? अगर उसमें रैम होने लगे फिर तो ढेर सारे काम तो कर लेगा ना, जबकि हमको वो थोड़ी करवाना है। अगर रैम होगी तो इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा कंज्यूम करेगा, स्पेस भी ज़्यादा कंज्यूम करेगा, उसके अंदर अलग से कंपोनेंट्स भी डालने पड़ेंगे। रैम से आप उसको रिलेट करवा सकते हो, पर वो रैम नहीं होती, उसकी फंक्शनिंग ही अलग होती है। आपने सिर्फ उसको रिलेट किया है रैम से। रैम से रिलेट करना और एग्जैक्टली रैम होना में डिफरेंस होता है। समझ में आई मेरी बात? तो माइक्रो कंट्रोलर के अंदर दो मेमोरी होती है, पहली होती है प्रोग्राम मेमोरी, दूसरी होती है डेटा मेमोरी। प्रोग्राम मेमोरी का काम होता है, जैसे सपोज करो आपने आर्डिनो में स्केच के अंदर कोड लिखा, अपलोड कर दिया। इस कोड को कौन रीड करेगा? इसको रीड करेगा प्रोग्राम मेमोरी। कौन रीड करेगा?
डेटा मेमोरी का क्या है? डेटा मेमोरी का एक अच्छा फलाना सॉकेट पे मैंने ये सेंसर लगाया, ये एक्चुएटर लगाया, इसको ऐसे किया, ये इनिशियलाइज करेगा, इसका काम होगा रिकॉर्ड को रखना। हाँ, डेटा मेमोरी एंड प्रोग्राम मेमोरी। आप प्रोग्राम मेमोरी को तो डिलीट कर सकते हो, पर डेटा मेमोरी को डिलीट, समझ में आया? ये डिफरेंसेस होते हैं। तो आपने डेटा मेमोरी को रोम समझ लिया है और आपने प्रोग्राम मेमोरी को रैम समझ लिया है। रिलेट करना बंद करो, सही टर्म्स में पढ़ो। अगर सही टर्म ही भूल जाओगे तो एग्जाम में टिक कैसे करोगे? फिर हर चीज की अपनी एक टर्म है। लेकिन अभी इस क्वेश्चन का आंसर तो हमें मिला नहीं, तो इस क्वेश्चन के आंसर क्या है? Which type of memory is used for storing program instructions in microcontrollers? और यहाँ पे इसका आंसर है रोम। क्यों? क्यों? वो भी मैं आपको बताता हूँ, वो भी मैं आपको उसके पीछे का रीजन बताता हूँ। देखिए, जो आपका माइक्रो कंट्रोलर होता है वो एक ऐसे टाइप की मेमोरी को यूज करता है जो सिर्फ रीड ओनली होती है, जिसको मैंने अभी अभी कहा डाटा मेमोरी, जिसको मैंने अभी अभी कहा डाटा मेमोरी। आपकी डाटा मेमोरी कभी चेंज नहीं की जा सकती, वो सिर्फ इनिशियलाइज की जा सकती, यूज की जा सकती, आप उसको कंप्लीटली डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। जबकि प्रोग्राम मेमोरी को आप कर सकते हो। माइक्रो कंट्रोलर को बनाया ही ऐसे जाता है कि वो सिर्फ एक बार में एक टास्क को कर सके या किसी स्पेसिफिक टास्क के लिए हो। माइक्रो कंट्रोलर स्पेसिफिक टास्क के लिए बनाया जाता है। सपोज करो ये एसी है, एसी में कंट्रोलर लगा होगा ना, एसी में का इंटेल का i3 लगा हुआ है क्या? ना। वॉशिंग मशीन होती है स्मार्ट वाली, हाँ, उसमें क्या इंटेल का i3 लगा के आता है क्या? नहीं आता, उसमें एक माइक्रो कंट्रोलर लगा हुआ है। अच्छा, उसको कैसे याद रहता है कि आपने 3 मिनट का अलार्म लगाया था? उसको कैसे याद रहती है सारी सारी इंस्ट्रक्शन? क्योंकि उसकी सारी इंस्ट्रक्शन उसके रोम में लिखी गई है। तो रोम को रीड तो कर सकते हो, राइट? यानी जो उसके अंदर माइक्रो कंट्रोलर लगा हुआ है वो एक डाटा मेमोरी के अंदर लिखा हुआ है। डाटा मेमोरी को रीड तो कर लोगे, राइट नहीं कर पाओगे। यही मैं इतनी देर से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। हाउ डज अ बॉटनेट टिपिकली फंक्शन? एक बॉटनेट टिपिकली फंक्शन कैसे करता है? बाय एन्क्रिप्टिंग फाइल्स, डिमांडिंग रैंसम। ये रैंसमवेयर होता है। जो पहला ऑप्शन है ये रैंसमवेयर। दूसरा, बाय सेंडिंग अनसोलिसिटेड ईमेल्स। इसको क्या कहा जाता है? इसको जंक मेल कहा जाता है। ये बहुत सारी ईमेल्स को एक साथ भेज देगा, आपका स्टोरेज भर जाएगा या आप परेशान हो जाओगे। स्पैमिंग जिसको कहते हैं। सी वाला, बाय इन्फेक्टिंग डिवाइसेस एंड यूजिंग देम टू परफॉर्म मैलिशियस टास्क। एंड डी है बाय एक्सप्लॉइटिंग वल्नरेबिलिटीज इन नेटवर्क प्रोटोकॉल। तो जो डी ऑप्शन है इसको पेन टेस्टिंग कहा जाता है, लेकिन जो सी ऑप्शन है यही होता है बॉटनेट। सी वाला जो ऑप्शन है, बाय इन्फेक्टिंग डिवाइसेस एंड यूजिंग देम टू परफॉर्म मैलिशियस टास्क। कैसे? सपोज करो आपके पास एक मोबाइल है, आप किसी वेबसाइट पे गए, आपने किसी लिंक पे क्लिक किया, आपको नहीं पता चला, पर आप एक लिंक पे क्लिक करके ही आप क्या करोगे? पूरा का पूरा आप अपने किसको, जो आपका फोन है उसको हैक करवा लोगे। और जब आप ऐसा करोगे तो आपका वो जो फोन है वो बॉटनेट की तरह काम करना शुरू कर देगा। समझ आया? यही सी ऑप्शन में लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 128, हाउ डज अ बॉटनेट टिपिकली फंक्शन? तो एक बॉटनेट टिपिकली फंक्शन कैसे करता है? जो हमारा बॉटनेट होता है वो काम कैसे करता है? हो गया ये भाई, सेम ही क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन 128, व्हाई आर सॉफ्ट स्किल्स इंपॉर्टेंट? सॉफ्ट स्किल्स इंपॉर्टेंट क्यों होती है? These are essentials for technical tasks. B है they improve teamwork and collaboration. C है they are only relevant for managerial positions. And D है they are optional for career advancement. तो मुझे जो सबसे ज़्यादा relevant लगता है वो B है। कुछ लोगों को D लग रहा होगा, पर जो सबसे ज़्यादा relevant है वो B है। क्वेश्चन नंबर 129 का जो सही आंसर होगा वो होगा B। फिर क्वेश्चन नंबर 130, What does self awareness refers to? देखिए, सेल्फ अवेयरनेस के बारे में मैं बताऊं आपको। जो IoT है
वो लास्ट चैप्टर है उसका, पर्सनालिटी डेवलपमेंट। तो सेल्फ अवेयरनेस का मतलब होता है कि सपोज करो आपने कुछ गलत किया या आपने कुछ सही किया, आप कितनी जल्दी उसको रियलाइज कर पा रहे हो, रियलाइज करने के बाद आप कितनी जल्दी उस चीज को चेंज कर पा रहे हो। समझ रहे हो? आप जितनी जल्दी रियलाइज करोगे आपके नुकसान होने के चांसेस उतने कम रहेंगे। अब कहोगे सर ये आईओटी के केस में कैसे इंपॉर्टेंट है, जरा ये भी हम जान लेते हैं। सपोज करो तुमने किसी क्वेश्चन पे टिक मारा, अब तुमको रियलाइज होता है अरे यार इसका आंसर तो ये नहीं ये होना था, गड़बड़ हुई ना, रियलाइजेशन हुआ, इंस्टेंट रियलाइजेशन हुई। अब तुम अपने दिमाग में पॉइंट रख लोगे कि हाँ मैंने वो वाला क्वेश्चन ऐसे गड़बड़ किया था, ये क्वेश्चन पे मेरे को वापस जाके सही करना है। इसीलिए सेल्फ अवेयरनेस, ये सब चीजें आपके इसीलिए सिलेबस का पार्ट है। तो इसमें पहला ऑप्शन है बीइंग कंसाइज of one's perfect actions and their impact on others, setting goals and objectives. C है managing time effectively, and D है communicating clearly with others. तो इसका सही आंसर है being concise of one's action. आप एक्शन पे रिलाई करते हो, आप उससे सीखते हो चीजों को। हाँ, क्वेश्चन नंबर 131, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट करने से क्या होता है? तो इट रिड्यूसेस स्ट्रेस लेवल्स, जाहिर सी बात है भाई। इट हेल्प्स इन अवॉइडिंग डेडलाइंस, ऑब्वियसली। सपोज करो आपको एक असाइनमेंट दिया गया जिसकी डेडलाइन आपको बता दी गई कि फलाना तारीख है, अब आप काम ही नहीं कर रहे थे, जब डेडलाइन आई तब आप काम करना बैठे तो स्ट्रेस भी होता है तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत भी होती है। अगर आप टाइम मैनेजमेंट करके चल रहे हो तो क्या आपको दिक्कत आती? नहीं आती, कभी नहीं आती। सी है इट इम्प्रूव्स प्रोडक्टिविटी एंड इफिशियंसी, और यही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जब आप एक टाइम टेबल, एक रूटीन, एक कंसिस्टेंसी को फॉलो करते हो तो आप ज़्यादा प्रोडक्टिविटी, ज़्यादा एफिशिएंसी को अचीव कर पाते हो। क्वेश्चन नंबर 132, हाउ कैन स्ट्रेस मैनेजमेंट बेनिफिट इंडिविजुअल्स? by increasing stress levels for better performance, by ignoring stressors and focusing on work, by developing coping strategies to handle stressful situations, एंड लास्ट है बाय अवॉइडिंग चैलेंजिंग टास्क। आप इसमें से क्या करोगे? ऑब्वियसली आप स्ट्रेटेजी बनाओगे। जब तक आप स्ट्रेटेजी नहीं बनाओगे तब तक आप अचीव नहीं कर पाओगे उस चीज को। समझ रहे हो? बिना, मैं आपको एक बात बताता हूँ, एक सक्सेसफुल व्यक्ति है पर अगर उसके पास एक माइंडसेट नहीं है तो मूर्ख है, वो कुछ नहीं कर सकता। पर अगर एक मूर्ख व्यक्ति है लेकिन उसके पास एक अच्छा माइंडसेट है तो बहुत कुछ कर लेगा। अपने माइंडसेट को पहले सही करो, यही चीज इसमें बताया गया स्ट्रेस मैनेजमेंट वाली चीज में। क्वेश्चन नंबर 133, डैश आर द एप्लीकेशंस ऑफ आईओटी। ऑल ऑफ द अबव, सारे के सारे। हाउस में भी यूज होता है, वर्चुअल एनवायरनमेंट में भी यूज होता है, रीजनल ऑफिस में भी यूज होता है। और क्या क्या इसके एप्लीकेशंस होते हैं? स्मार्ट पार्किंग, स्मार्ट सेंसर, स्मार्टफोन, तुम जहां जहां स्मार्ट लगा दोगे सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ आईओटी ही है। समझ रहे हो? अगला क्वेश्चन 134, विच ऑफ द फॉलोइंग इज IEEE स्टैंडर्ड रिप्रेजेंट बाय मैक्स। अब ये IEEE क्या है बताओ बच्चों? IEEE का फुल फॉर्म IEEE का फुल फॉर्म इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स। क्या होता है? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स। अब इसमें समझने वाली बात क्या है? 802.3, 802.3, 802.11, 802.16 और 802.15.4। समझिए ध्यान से, हमको इसकी जरूरत पड़ गई। क्यों हमने IEEE स्टैंडर्ड बनाया? जब इनिशियल डेज में प्रोटोकॉल बन रहे थे तो हर कंपनी अपना एक प्रोटोकॉल बना रही थी। उनका मानना ये था मैं एक चीज अगर बनाऊंगी तो एक नया प्रोटोकॉल बना दूंगी। ये उस टाइम की कंपनियां कर रही थी। आपको याद हो एक जमाने में जब मोबाइल फोन बन रहे थे तो जितना मोबाइल फोन आता उसके साथ उतने नए डिजाइन के चार्जर आ जाते थे।
वो अर्थ पे कचरा ही तो बढ़ा रहे थे। अरे भैया एक का चार्जर दूसरे के साथ कंपैटिबल ही नहीं है। आज टाइप सी मैंडेटरी हो गया, किसी का चार्जर किसी में भी लगा के तुम चार्ज कर लो, तो फायदा हुआ कि नहीं हुआ? यही चीज उस टाइम भी हो रही थी प्रोटोकॉल्स के साथ। तो एक इंस्टीट्यूट था, उसने कहा कि नहीं मैं सबको स्टैंडर्ड कर दूंगा, मैं सबको एक नंबर दूंगा, उसी नंबर के हिसाब से काम करना है, जिसको काम नहीं करना वो चला जाए। तो इसने सबको नंबर दे दिया 802.11, ये ईथरनेट का नंबर है। ईथरनेट समझते हो आप? ये केबल देख रहे हो यहाँ पे जो लगी है व्हाइट वाली ऊपर, इसको कहते हैं ट्विस्टेड पेयर केबल। इसी को ईथरनेट पोर्ट, ये ईथरनेट पोर्ट में जाके कनेक्ट होती है RJ45 कनेक्टर से। उसका IEEE स्टैंडर्ड क्या होता है? 802.11। 802.3 किसका होता है? वाईफाई का होता है। ऐसे ही और भी नंबर्स हैं, लेकिन वाईमैक्स का क्या होता है? वाईमैक्स का होता है 802.15.4। क्वेश्चन नंबर 135, which of the following protocol facilitate packet flow identification? Packet flow identification, IPv6, IPv4 में पैकेट फ्लो आइडेंटिफिकेशन। आपने एक टर्म पढ़ी होगी एड्रेसिंग, पढ़ी है कि नहीं पढ़ी? लेकिन नेटवर्किंग इतनी बड़ी चीज है ना कि अगर आप नेटवर्किंग सिर्फ कवर करें तो बहुत बड़ा टॉपिक, बहुत ज़्यादा बड़ा टॉपिक, मान के चलिए महीनों तक चल सकता है। उसमें इतनी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ है, और अब तो हर दिन एक नया कुछ ना कुछ हो जाता है। समझ रहे हो कि नहीं? अभी ओ लेवल के सिलेबस में बहुत सारी चीज़ें अभी ऐड भी नहीं करी है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के हिसाब से। IoT बहुत आगे जा चुका है, बहुत ज़्यादा आगे। अब तो रियल इम्प्लीमेंटेशन आ रहा है इसका, रियल वर्ल्ड में रियल लाइफ डाटा के साथ। अभी तो आप खाली बेसिक्स पढ़ रहे हो, ये पूरा रोबोटिक्स, ऑटोमेशन और मशीन लर्निंग पार्ट में आता है, AI वगैरह में बहुत डीप डाउन इसकी जड़ी। क्वेश्चन नंबर 136, विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम डज हैव अ फीडबैक मैकेनिज्म? क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम, कोई डाउट ही नहीं है इसमें। 137, which of the following protocol works in transport layer? ट्रांसपोर्ट लेयर पे कौन सा प्रोटोकॉल काम करता? जी नहीं, UDP काम करता है। जी नहीं, UDP और TCP में डिफरेंस है। TCP का फुल फॉर्म क्या होता है और ये करता क्या है? राउटिंग का काम IP करता है। इंटरनेट प्रोटोकॉल का काम होता है राउटिंग करना। TCP का काम होता है डेटा की फ्रेगमेंटेशन करना, उसको पैकेट में चेंज करना एंड देन उसको राउट पे भेजना। बिना राउटिंग के TCP अकेले कुछ नहीं कर सकता। इसीलिए जब भी आप TCP/IP प्रोटोकॉल पढ़ते हो तो आप सिर्फ TCP नहीं पढ़ते, TCP/IP पढ़ते हो। ये डिफरेंस होता है दोनों में। जबकि UDP का फुल फॉर्म क्या होता है? यूजर डेटाग्राम और प्रोटोकॉल। स्टेटफुल है, स्टेटलेस है, सिंक्रोनस है, एसिंक्रोनस है। ये सिंक्रोनस है और स्टेटलेस है। स्टेटलेस का मतलब समझते हो? चलो समझाता हूँ, एक बहुत आसान सा। सपोज करो कि तुम्हारे पास एक गन है, उस गन में एक लेजर लाइट लगी है। अब तुमको टारगेट बता दिया गया कि वहां मारना है, तो तुमने अपना लेजर ऑन किया, तुमने गन से शूट किया और एग्जैक्ट वहीं पे जाके लगा। ये हो गया TCP। ये क्या हो गया? और आसान कर दो। सपोज करो एक व्यक्ति है, उसको दूसरे व्यक्ति को कुछ भेजना है, तो एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति का पूरा एड्रेस वगैरह प्रॉपर लिया, एड्रेस लेके उसके एड्रेस पे भेजा। ये TCP है। जबकि UDP पता है कैसा होता है? गुलेल देगा कैटापॉल्ट, वो क्या करेगा, इधर से पैकेट को लेकर फेंक देगा। वो रिसीवर के ऊपर है कि उसको रिसीव कर पाता कि नहीं कर पाता। ये एकदम कैटापॉल्ट की तरह होता है। स्टेटलेस में कभी भी सेशन क्रिएट नहीं होता, और अगर सेशन नहीं क्रिएट होगा तो यही दिक्कतें आती हैं। UDP फास्ट होता है क्योंकि इसमें सेशन क्रिएट नहीं होता, लेकिन समस्या क्या होती है? डेटा लॉस होता है। 138, which of the following function is used for initializing pins in Arduino board? कौन से फंक्शन का यूज किया जाता है? सेटअप का या लूप का?
सेटअप का यूज किया जाता है। लूप में हम उसी को बार बार रन करवाते हैं ना। टोटल नंबर ऑफ एनालॉग पिन्स इन आर्डिनो बोर्ड 6 होती हैं, A0 से A5 तक। अगला क्वेश्चन, द आर्डिनो बोर्ड कैन बी पावर्ड बाय यूजिंग डीसी पावर जैक, यूएसबी केबल, बोथ एंड, दोनों से किया जा सकता है। हम डीसी पावर भी कर सकते हैं, यूएसबी केबल भी कर सकते हैं। क्वेश्चन 141, which of the following sensor is used for measuring temperature and humidity? HCHR04, ये किस चीज का सेंसर है? अगर इमेजिन करो आपके आईओटी में उसने क्वेश्चन पूछा कि व्हाट काइंड ऑफ सेंसर इज HCHR04, जी नहीं, HCSR04 एक अल्ट्रासोनिक सेंसर है। कैसा सेंसर है? एक अल्ट्रासोनिक सेंसर है। जबकि MQ135 ये कैसा सेंसर है? देखो DHT11 तो आपका टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी सेंसर है, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर होगा। बाकी MQ135 LDR के बारे में जानते हो? क्या होता है LDR का? आगे वो भी क्वेश्चन मिलेगा आपको, तब वहीं बताऊंगा, वहीं पे डिस्कस करूंगा इसको। बॉटनेट इज ऑफन यूज्ड टू लॉन्च अटैक। किस टाइप का अटैक लॉन्च करता है? तो DDoS करता है, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिस्टम बेस्ड अटैक? तो ट्रोजन हॉर्स क्या है? एक सिस्टम बेस्ड अटैक होता है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? पुटिंग योर इंटेलिजेंस इनटू कंप्यूटर पॉसिबल नहीं है। प्रोग्रामिंग विद योर ओन इंटेलिजेंस, हाँ ये फिर भी ठीक है। पुटिंग मोर मेमोरी इनटू कंप्यूटर, उससे कुछ नहीं होगा। मेकिंग अ मशीन इंटेलिजेंट। अच्छा एक बात बताता हूं, जरा ध्यान से गौर से सोचिएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सिलिकन, रेत को सिलिका कहते हो, उसी से हम सिलिकन बनाते हैं। सिलिकन से हमने बनाया सेमीकंडक्टर। कई टाइप का सेमीकंडक्टर होता है, NPN, PNP, फिजिक्स में अगर आपने पढ़ा हो। सेमीकंडक्टर पे हमने बनाया लॉजिक गेट, लॉजिक गेट के ऊपर हमने बनाया इंस्ट्रक्शन सेट, इंस्ट्रक्शन सेट के ऊपर बनाया हमने फर्मवेयर और ड्राइवर, उसके ऊपर बनाया ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके ऊपर आता है यूजर। आप सोचो आप कहां से कहां चले आए, नीचे से कहां ऊपर। आप सिलिकन मिट्टी से बना रहे हैं, सिलिकन रेत से, और आप आ गए यूजर तक। सोचने वाली बात यह है कि आपको उस सिलिकन में कुछ ऐसा जुगाड़ कर देना है कि उसके अंदर खुद की बुद्धिमत्ता आ जाए। सोच के देखो कितनी भयंकर टेक्नोलॉजी है, आप इमेजिन करके देखो। देखो जब तक आप चीजों को इमेजिन नहीं करोगे ना, आप सीख नहीं पाओगे। मिट्टी थी वो पैरों के तले, हमने उस पर प्रोसेसिंग करी, आज सोचो उसके अंदर उसकी खुद की बुद्धिमत्ता है। व्हाट इज IoT? नेटवर्क ऑफ फिजिकल ऑब्जेक्ट्स। कब आया था? इंटरनेट ऑफ थिंग्स कब आया था भाई? 1999 में। और किसने लाया था? केविन ऑस्टन ने। Which of the following is not a fundamental component of an IoT system? Sensor, connectivity and data processing, application and transformer। और इसका आंसर होगा ट्रांसफॉर्मर। इसका आंसर क्या होगा भाई? ट्रांसफॉर्मर। अगला क्वेश्चन, What is the full form of IIoT? Industrial Internet of Things. Clear? अगला क्वेश्चन, Which layer is used for wireless connection in IoT? कौन सी लेयर यूज करी जाती है वायरलेस कनेक्शन के लिए? तो यूज होती है डाटा लिंक लेयर। फिर which of the following is false about the IoT components? A keyboard is a digital sensor. कीबोर्ड सेंसर थोड़ी है, वो तो एक इनपुट डिवाइस है भाई, वो सेंसर कैसे हो सकता है?